नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक भर्ती के पेपर 2 के जनरल स्टडीज क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल की और इसका क्या कट ऑफ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि पेपर कितना डिफिकल्ट था और कितने बच्चों ने पेपर छोड़ा और भी सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम भी एक अनुमान ही लगाते हैं। वास्तव में इसका क्या कट ऑफ जाएगा वो सिर्फ आपको बीपीएससी बता सकती है, और वो भी सही समय आने पर। तो चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, मेरे पास कोड ए है, आपके पास जो भी होगा आप उसके अनुरूप देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापने के लिए तो देख सकते हैं, इसका सही जवाब होगा वोल्ट मीटर। ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेक करने के लिए कंपास यूज करते हैं। कंपास का मतलब ये होता है, कंपास जब यूज करते हैं तो वो हमको डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। अगला प्रश्न है कि अ मैन पुशेस मोर वेट ऑन द अर्थ एट एट विच पोजीशन। तो दोस्तों, जैसे अगर आदमी बैठा होगा या सोया होगा, तो बट ऑब्वियस है कि वो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो जब ज्यादा एरिया कवर करेगा तो उसका जो भी वेट होगा, जो भी वो अर्थ पे पुट कर रहा है, वो डिवाइड हो जाएगा, उस एरिया में बढ़ जाएगा। लेकिन जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा ही वेट वो अर्थ के ऊपर पुश कर पाएगा। तो इसका सही जवाब होगा स्टैंडिंग पोजीशन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म। कौन सी लाइट सबसे ज्यादा फैलती है? तो आप सभी को पता होगा इसका, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। विबग्योर हम सभी याद करते हैं, VIBGYOR। तो इसका सही आंसर होगा वॉयलेट। वॉयलेट सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसके अंदर होती है। और वहीं रेड होता है जो लास्ट में आता है, आर, वो सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ होती है, एनर्जी उसकी सबसे कम होती है। फिर अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल कंटेनिंग केरोसिन ऑयल व्हेन आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ केरोसिन ऑयल विल। कि केरोसिन ऑयल में अगर हम बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो फिर उससे केरोसिन ऑयल के लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो केरोसिन से ज़्यादा होती है। तो अब जैसे ही हम आइस उसके अंदर डालेंगे तो वो मास डिस्प्लेस करेगा, और वो मास डिस्प्लेस करेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि केरोसिन ऑयल का जो लेवल होगा वो राइज कर जाएगा। द पीएच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप सभी को पता है गैस्ट्रिक जूस होता है, ये एसिडिक होता है, इसका पीएच 7 से कम होता है। विनेगर होता है, विनेगर का भी पीएच 2-3 के आसपास होता है। तो ये ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा का 7.5 से 7.25 के आसपास इसका पीएच होता है। इसका सही जवाब ब्लड प्लाज्मा होगा। तो अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न देखते हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आईज लेंस इज अबाउट। तो इसका, ये तो इजी क्वेश्चन था, तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आईज की जो फोकल लेंथ होती है, सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 24वां क्वेश्चन कहता है कि विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। तो जब हम क्लोरीन गैस को CaOH होल्डोइज पे जब हम रिएक्ट कराएंगे तो फिर क्या बनेगा। तो ये तो थोड़ी बहुत जिसको केमिस्ट्री आती है तो उसको सही से पता होगा कि CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो 24वें का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न कहता है कि द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड। तो ये तो आप सभी, मुझे तो उम्मीद होगी कि 90% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही टिक किया होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। काफी इजी प्रश्न था। और 26th क्वेश्चन है कि द पॉइंट टू बी केप्ट इन अ माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ।
तो जब हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते हैं तो उस समय हम जो अमीटर होता है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाता हूँ, ऐसे करते हैं। देखिए अमीटर यहाँ पे जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि a meter and voltmeter should be connected. No, a meter should be connected in series and voltmeter in parallel. Yes, option B would be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। जब हम HCl को आयरन से रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है कि FeCl2 बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो क्लोरीन गैस बनेगी एंड आयरन hydroxide, no, hydrogen gas and iron chloride are produced. Yes, option A would be the correct option. So next question अब हम देखते हैं। ये भी वो ऊपर वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 27th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फ्लड इज। ये तो काफी काफी इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा भी कॉमन सेंस के साथ अगर इसको किया जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेक्ट होगा। ग्रेजिंग, ग्रेजिंग से फ्लड कहीं से भी कंट्रोल नहीं होने वाली है, और फॉरेस्टेशन हाँ इसी से कंट्रोल होती है और रुकती है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट दोगे तो बाढ़ कहाँ से रोक पाओगे। तो इसका यही ऑप्शन होगा 28th का बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29th का है। फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। इसका कारण ये होता है कि जो जिंक होती है, जिंक की रिएक्टिविटी जो फूड में अवेलेबल एसिड्स होते हैं उनसे बहुत हाई होती है, वो टिन की तुलना में जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा कि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है टिन के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन सी 29th का सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ओवरीज। ओवरीज के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एग का फॉर्मेशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये भी होता है, ये भी फंक्शन होता है। और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो ये तीनों के तीनों ही ओवरीज के फंक्शन होते हैं। और तो इसका सही जवाब होगा 30th का डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड। इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो लूसेंट वगैरह जिसने भी एक दो बार खोला होगा, पलटा होगा, उसमें ये फ्रिक्वेंटली ये है। और इसका सही आंसर इसका होगा टार्टेरिक एसिड। अब 32nd क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि कहता है कि कोलिफॉर्म्स आर। तो कोलिफॉर्म्स क्या होते हैं। ये थोड़ा सा मतलब जो जिसे बायोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है उसको ये पता होगा। और इसका सही ऑप्शन ये होगा कि ये बैक्टीरिया होता है, प्रेजेंट होता है एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। और इवन ये पाया भी जाता है फीकल वेस्टेज वगैरह में भी। तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 33rd। व्हाट इज द नेम ऑफ आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रमुख आर्किटेक्ट कौन थे। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये कई बार आपने पेपर वगैरह में भी पढ़ा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि पद्मश्री बिमल पटेल, बिमल हंसमुख पटेल हैं वो, मेन आर्किटेक्ट हैं आपने वेस्टा बिल्डिंग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34th। क्या है कि what was effectively the percentage of the electorate of the adult population of India that could only participate in the election of the member of constituent assembly। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा वो काफी डिस्प्यूटेड होगा, क्योंकि कई सोर्सेस हर जगह जहां पे भी आप खोजिए आपको एक एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिलता है कि हाँ इतने परसेंट लोग थे। अब मोस्ट लाइकली इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन मैं इस पे श्योर नहीं हूँ। हमें वेट करना चाहिए बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के लिए 34th का क्या सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इट वुड बी लाइकली लेस देन 10%। बट अभी 34th का ऑप्शन ए ही हम सही मान सकते हैं। हमें वेट करना पड़ेगा।
35th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच स्टेट इन अप्रैल 2023 गेव द ओबीसी स्टेटस टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये काफी सही क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा मुझे उम्मीद है। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 2023 में ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ओबीसी स्टेटस दिया था ट्रांसजेंडर को। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये मेडिवल इंडिया का ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इब्न बतूता द फेमस Muslim explorer who came to India during the regime of Muhammad bin Tughlaq belonged to which country? अब दोस्तों देखिए, जिन्होंने भी बीपीएससी इसके पहले दिया होगा, मैं श्योर हूं कि उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहा होगा, क्योंकि बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट किया है और ऐसे क्वेश्चंस ही बीपीएससी रिपीट भी करता है। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था भारत में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम मोरक्को एट दैट टाइम। 37th क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इज बिल्ट इन। तो भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज बना है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में बना है। इसका नाम अंजी खाड़ ब्रिज है और ये कटरा रईसी इलाके में बना है। जो उधमपुर लिंक बन रही है उसी का ये पार्ट है। तो इसका 37th का ऑप्शन सी सही होगा। और ये करंट अफेयर का नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मॉडरेट क्वेश्चन है। 38th क्वेश्चन है कि इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो यूएस की कंपनी मैरीकॉम ने गुजरात में साइन किया है कि ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात, 38th का ए। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज बिहाइंड द फर्स्ट नोन अटेम्प्ट ऑन गांधीजी's लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इन 1917। अगेन फ्रेंड्स, बीपीएससी। बीपीएससी एक तो मॉडर्न इंडिया उसका बहुत फेवरेट टॉपिक है, और ऊपर से गांधी जी, तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। वो हमेशा गांधी जी से रिलेटेड ऐसी बातें पूछता है कि जो कि मेन स्ट्रीम में लोगों को बहुत कम ही पता होता है, अनटिल एंड अनलेस कि वो गांधी जी के बारे में डीप स्टडी और वो सारी चीजों के बारे में जो कि बिहार से रिलेटेड है, वो सारी चीजों के बारे में आदमी को पढ़ा होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट करता है बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा एरविन। इसके पीछे एक कहानी है कि जब महात्मा गांधी मोतिहारी में थे, तो वहां पे इंडिगो प्लांटर रहता है एरविन। तो वो गांधी जी को इनवाइट करता है डिनर पे। फॉर्चुनेटली गांधी जी का उस दिन वीकली फास्ट रहता है, तो वो खाना खाने से तो मना कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंसिस्ट करता है कि एक गिलास दूध ही पी लीजिए गांधी जी। और इसने बाय प्लानिंग दूध में जहर मिलाने के लिए बोल दिया रहता है बतख मियाँ को। और वो जहर वाला दूध गांधी जी को पीने के लिए बहुत इंसिस्ट भी करता है, लेकिन बतख मियाँ जो थे, वो जब दूध लेके जाते रहते हैं, तो उन्होंने शायद जानबूझ के वो दूध गिरा देते हैं, या फिर वो क्लमजी वे में लेके जाते हैं। और फिर शायद ये जो सीक्रेट था ये रिवील्ड होता है कि जब एक बिल्ली उसे वो दूध को पीती है और उसके बाद वो मर जाती है। तो पहला नोन अटेम्प्ट गांधी जी की लाइफ के ऊपर ये ब्रिटिश ऑफिसर एरविन ने किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मेंबर ऑफ रिसेंटली फॉर्म्ड I2U2 ग्रुपिंग। I2U2, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए। तो ये चार मेंबर इसके हैं। तो इसमें से क्वेश्चन में ये पूछ रहे, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन होगा कि मोर देन वन ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑन March 17, 2023 द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट। ये तो मतलब उम्मीद है कि सभी को पता होगा, क्योंकि ये काफी अजीब चीज थी। इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ने 17 मार्च 2023 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज किया था। अगला क्वेश्चन है कि द थर्ड फोरम, देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से भी अच्छे अच्छे और बीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस उठाए हैं इसने। तो 42nd क्वेश्चन क्या है कि द थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फिपेक समिट वाज हेल्ड इन। तो ये समिट हुई थी पपुआ नी गिनी में।
पपुआ न्यू गिनी में ये फिपिक का समिट हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा वो कोई इसमें तुक्का भी नहीं मार सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रोवन विल्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक चीफ जज ऑफ विच सिटी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो अगर आपने करंट अफेयर अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे। इसका सही ऑप्शन है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के पहले ब्लैक जज ये बने हैं, रोवन विल्सन। अगला क्वेश्चन है कि अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली रिकमेंडेड दैट इंडिया शुड बी मेड पार्ट ऑफ नेटो प्लस ग्रुपिंग। तो ये यूएसए की सेलेक्ट हाउस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इंडिया को नेटो प्लस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहिए। तो जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी से बहुत दूर दूर तक इसका कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि यूएसए, क्योंकि यूएसए की हाउस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 हैज बीन अवॉर्डेड टू। ये ये इसको मैं इजी टू मॉडरेट में रखूंगा क्योंकि आपको प्राइज एंड राइटर्स आपको ये सारी चीजें पढ़ के जानी होती हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। जॉर्जी गोस्पोडिनोव इसके सही आंसर है। अब 46th क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। अभी ट्विटर की ये सारी जितनी चीजें हुई थी, ब्रिंगिंग हुई थी, वो सारी की सारी चीजें आपने ध्यान से देखी होंगी। तो एलन मस्क ऑनर हैं अभी इस समय ट्विटर के। अभी इस समय इसका नाम एक्स कर दिया है उन्होंने। तो पराग अग्रवाल को, ये भारतीय पराग अग्रवाल रहते हैं, इनको वो पहले सीईओ रहते हैं ट्विटर के। लेकिन एलन मस्क ने इनको रिमूव किया और लिंडा याकारिनो को इन्होंने नया सीईओ बनाया है। तो 46th का ऑप्शन बी सही होगा। 47th देखते हैं। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया व्हाट वाज द टोटल फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार। तो ये तो काफी रिपीटेड होगा। आपने थोड़ी भी तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि बिहार पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 53.57। तो अगला क्वेश्चन है 48th। सुभद्रा देवी हु हैज बीन अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2023 इज अ नोन। सी इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस हैं। और ये पेपर मैचे मैसी आर्टिस्ट हैं। तो इसका सही ऑप्शन ये होगा कि पेपर मैचे मैसी आर्टिस्ट। ठीक है। पेपर मेसी कलाकार के रूप में ये सुभद्रा देवी फेमस है। इनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49th क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज वर्शिप्ड बाय मुंडाज एंड संथाल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन। तो मुंडाज एंड संथाल्स जो थे वो आम, सॉरी आम नहीं, महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करते थे। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। 50th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन ड्यूरिंग द जैद सीजन। जैद सीजन में कौन कौन सी फसलें की बुआई होती है या खेती की जाती है। तो ये देखिए, ये इंडिया के मौसम के हिसाब से पूछ रहा है। तो इसका जवाब जो होगा, ये देखिए, मस्क मिलन की भी खेती जैद के सीजन में होती है और वाटरमेलन की भी खेती जैद के सीजन में होती है। कुकम्बर भी कई देश के कई हिस्सों में जैद के सीजन में बोया जाता है। जैसे वाटरमेलन भी देश के कई हिस्सों में खरीफ की फसल होती है। लेकिन इसका सही जवाब होगा, ये तीनों की तीनों फसलें जैद सीजन की हैं। तो सही ऑप्शन इसका होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। 51st क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थक्वेक। पी वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स, नो पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एंड ऑप्शन बी है, तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो गया। द प्ले ऑप्शन बी है द प्लेस ऑन द सरफेस अबव फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। हाँ बिल्कुल, फोकस के ऊपर जो अर्थ के सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। और स्टडिंग एनिमल बिहेवियर इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक अडॉप्टेड बाय लोकल पीपल।
तो हाँ, आप देखेंगे कि कई ट्राइब्स वगैरह में अभी भी ये कल्चर है कि वो एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी करके वो इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। अब 52nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक सुपीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन है कि इट इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। नो, इट्स अ फ्रेश वाटर लेक। इट फॉर्म्स अ जियोग्राफिकल बाउंड्री बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। एक्चुअली लेक सुपीरियर is in Canada and USA, both countries also। ऑप्शन सी भी इसका गलत है क्योंकि ये 1700 किलोमीटर की बाउंड्री कहीं भी नहीं बनाता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ए एंड सी वुड बी रॉन्ग। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 53rd क्वेश्चन कहता है विच प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज द अर्थ ट्विन प्लैनेट ड्यू टू सिमिलैरिटी इन द शेप एंड साइज। तो इसका तो सही ऑप्शन होगा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन था कि अर्थ का ट्विन, अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं इसको, वीनस को। तो 53 का ऑप्शन सी होगा। 54th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अमेजन रिवर बेसिन। तो ये साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर है, और ये जो नदर्न पार्ट होते हैं, नदर्न पार्ट में जो कंट्रीज हैं वो अमेजन रिवर बेसिन का हिस्सा है, जिसमें से ब्राजील, वेनेजुएला वगैरह ये कंट्रीज हैं। तो इसका अर्जेंटीना, चिले, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही ऑप्शन होगा 54 का, वेनेजुएला। अगला प्रश्न क्या है, 55th क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब हमको अर्थ के सरफेस की तरफ से ऊपर की तरफ जाना है, और जितने भी स्फीयर आते हैं वो सही क्रम में बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आता है, देन आफ्टर स्ट्रेटोस्फियर आता है, उसके बाद मेसोस्फियर आता है, एंड देन थर्मोस्फियर आएगा, एंड इन द लास्ट में एक्सोस्फियर आता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द करेक्ट पेयर ऑफ लोकल नेम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड कंट्री इज। किस कंट्री में शिफ्टिंग कल्टीवेचर को, कल्टीवेशन को एक्चुअली किस नाम से, लोकल नाम से जाना जाता है, वो पेयर हमको देखना है कि वो सही है कि नहीं। चेना, चेना बांग्लादेश में नहीं, जबकि श्रीलंका में ये बोला जाता है चेना। और मिल्पा जो है वो रोडेशिया में नहीं, एक्चुअली मिल्पा मैक्सिको के एरिया में बोला जाता है। और लदांग, लदांग जो है ये हाँ मलेशिया में बोला जाता है। लदांग जो है इंडोनेशिया और मलेशिया इन दोनों कंट्रीज में लोकल जो नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का वो लदांग है। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 57th क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। अगर हम ग्रीनविच से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएं तो टाइम क्या होगा अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं। तो अगर हम 1 डिग्री ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम 4 मिनट टाइम आगे, मतलब टाइम गेन कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 30 डिग्री जाएंगे तो 30 × 4 हम करते हैं तो 120 मिनट्स हम आगे होंगे, मतलब 120 मिनट। तो अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो करेक्ट टाइम 2 PM होगा। तो 57th का ए ऑप्शन सही है। 58th क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। तो देखिए एक्रोनिम्स में आपने याद भी किया होगा, सियाल, सीमा। सियाल जो होता है वो कंटिनेंटल क्रस्ट होते हैं, और जो सीमा होती है सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये जो होता है ये ओशियनिक क्रस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द टर्म मल्चिंग। अब मल्चिंग टर्म को कौन सही से डिफाइन करता है। मल्चिंग प्रोसेस में होता क्या है कि बेयर लैंड होता है, उसमें हम मिट्टी को क्या करते हैं कि क्रॉप्स से और स्ट्रॉ से, पुआल वगैरह से ढक देते हैं, खरपतवार पुआल वगैरह से ढक देते हैं, ताकि उसका इरोजन ना हो और उसका जो ह्यूमस है और जो उसकी फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। तो ये ऑप्शन 59 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द करेक्ट पेयर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया एंड इट्स लोकेशन इज। अब हमको पेयर देखना है कि सही है कि गलत। सुरमा वैली जो है वो आसाम में है, हाँ ये बिल्कुल सही है। लूनेज एरिया गुजरात में है, ये भी सही है। केजी बेसिन बे ऑफ बंगाल में नहीं, ये नहीं है। केजी बेसिन मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब ये कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये नदन तमिलनाडु का एरिया है, तो ये बे ऑफ बंगाल में
तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो लेकिन फिर भी सुरमा वैली जो असम में है और ल्यूनेज एरिया गुजरात में, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61st क्वेश्चन है कि हु वाज द लेबर मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरूज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जवाहरलाल नेहरू के प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम थे। बिहार से ही इनका संबंध है, बिहार स्पेशल। अगर आपने पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा, या मॉडर्न इंडिया का ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। 62nd क्वेश्चन कहता है कि इन विच मंथ ऑफ 1918 वाज द चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास्ड अगेंस्ट द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स। तो एक्चुअली ये जो था वो नवंबर के मंथ में पास किया गया था, चंपारण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63rd क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नहीं, बंच ऑफ ओल्ड लेटर जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ था। ब्रह्मदत्त वाज द सेकंड सत्याग्रही इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेकंड सत्याग्रही भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। एंड तीसरा ऑप्शन है कि द इंडियन स्ट्रगल वाज रिटन बाय सुभाष चंद्र बोस। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है। इंडियन स्ट्रगल जो थी वो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। ये बड़ा ही मतलब फाउंडेशनल क्वेश्चन टाइप का है वो, मॉडर्न इंडिया के लिए। ओरायन, संथाल और मुंडा, ये तीन चार ट्राइब्स ने, वेरियस ट्राइब्स ने ये गया सेशन अटेंड किया हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द एबव। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसी चीजें हमें पढ़ने को ज्यादा मतलब कहीं मिलती नहीं है। तो इसका सोर्स जो है बीपीएससी के, हम देख सकते हैं कई क्वेश्चंस का इसका सोर्स डिटरमाइंड नहीं है, जिस जो इस पेपर को थोड़ा सा टफ बनाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बिल्कुल। अब 65th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला ऑप्शन है एडवोकेट ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। तो ये एक्चुअली एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का नहीं था, ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। ऑप्शन बी है जो यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी का था। और ये जो इंडियन स्पेक्टेटर है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं था, ये दादा भाई नौरोजी का था। ठीक है। और ये इवन एक इंडियन स्पेक्टेटर में मालाबरी जी ने भी काम किया था, वो एक न्यूज़पेपर था। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये पहला और तीसरा, ये तो इसका ऑप्शन होगा कि डी, मोर देन वन ऑफ द एबव इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 66th क्वेश्चन ये कहता है कि अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट अप इन 1938। तो द नेशनल प्लानिंग कमेटी जो 1938 में बनी थी, तो उसके चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और जो कांग्रेस 1938 में थी, उसके प्रेसिडेंट जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 67th क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। तो ये बुक किसकी थी? ये बुक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस। इसका हिंदी में है कि हाँ सेम ही है? ओके। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवॉल्यूशन द पीपल ऑफ बिहार डिनाइड टू पे चौकीदारी टैक्स। ये बीपीएससी के क्वेश्चंस में बहुत बार ये आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा कि चौकीदारी टैक्स देने से मना किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। जब साल्ट सत्याग्रह चल रहा था उस समय बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स, अब एक्चुअली बिहार में तो कहीं सॉल्ट वो बना नहीं सकते थे, तो इसके लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया था विरोध जताने का। 69th क्वेश्चन देखते हैं कि ये एक्चुअली थोड़ा सा, ये इसको मैं टफ क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये मॉडरेट क्वेश्चन जरूर था। अगला क्वेश्चन है कि द फीमेल फ्रीडम फाइटर पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से हम जानते हैं अरुणा असफ अली को। तो 69 का ऑप्शन ए सही होगा। 70th क्वेश्चन है कि एट विच प्लेस बाल गंगाधर तिलक ऑर्गेनाइज्ड होम रूल लीग इन 1916।
एक्चुअली बाल गंगाधर तिलक ने बेलगावी में, बेलगाम जो था वहां पे, बेलगावी एक्चुअली, वहां पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसका हेडक्वार्टर जो था वो पूना में बनाया था। तो इसका सही ऑप्शन पूना ही होगा। 71st क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मतलब मॉडरेट क्वेश्चन था, बिल्कुल। 71st क्वेश्चन है कि हु वाज रिलेटेड टू द पब्लिशिंग ऑफ वीकली हिंदी जर्नल हुंकार। हुंकार किसने लिखा था, ये किसका वीकली जर्नल था? जर्नल था ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का वीकली जर्नल था। तो 71st का ऑप्शन सी था। और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी ने रिपीट किया है, तो इसको मॉडरेट ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 72nd, कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच इंग्लिश जनरल सोड ट्रिब्यूट टू रानी ऑफ झांसी सेइंग दैट हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। जो विद्रोहियों में केवल एक मर्द थी, ये रानी झांसी के लिए सर ह्यूज रॉस, जिसने झांसी में विद्रोह 1857 का इसने लीड किया था ब्रिटिश को। तो इसने बोला था कि हियर ले द वुमेन वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। पेज का 72 का ऑप्शन ए सही होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो ये टफ था। एंड 73rd क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को वो मैच करना है। गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस का था, सेव डेमोक्रेसी इस पे बाद में आते हैं, लैंड ऑफ द टिलर ये लेफ्ट फ्रंट का था, एंड प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस एनटी रामा राव का था। तो डी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का जनता पार्टी डेमोक्रेसी बचा रही थी, एंड सी का फर्स्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 74th क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड यूएसएसआर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये ऑप्शन, ये ग्रेट ब्रिटेन तो रशियन रिवॉल्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920, ये और द कॉमिंटर्न, ये दोनों रशियन रिवॉल्यूशन और यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में बने हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि मोर देन वन ऑफ द एबव। 75th क्वेश्चन कहता है कि हु सेड द बेसिक कॉज ऑफ द प्रॉब्लम फेसिंग भारत इज द निग्लेक्ट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ये बात कहा था, नेशनल आइडेंटिटी को हमने त्याग दिया है और यही हमारा सारी समस्याओं का मूल है, ये बात कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। तो 75th का ए क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही होगा। ये the following was the major demand of peasant participating in non cooperation मूवमेंट। तो इसका रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल डिमांड थी, एवोल्यूशन ऑफ बेगर ये भी डिमांड थी, ओपन द एंट्री ऑफ पीजेंट इन द फॉरेस्ट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल। हाँ, तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। 76 का डी सही होगा। 77 का है कि मोंटेस्क्यू proposed the division of power within the government between legislature, execution and judiciary in which of the following books by him। तो ये मोंटेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉ थी, जिसमें वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में मोंटेस्क्यू ने बात की है। तो 77 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मेन कॉज क्या था कि हाँ, इनको स्लीपर्स बनाने के लिए डिमांड थी, और मीट द डिमांड ऑफ प्लांट फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी टू improve the land to meet the demand of expanded cultivation। तो देखिए, एक्चुअली मेजर डिमांड तो इनकी ए थी, लेकिन ये सारी की सारी चीजें डिमांड में ही थी, मतलब उनको रिक्वायरमेंट थी सारी चीजों की। तो इसका भी ऑप्शन जो होगा 78 का, वो डी होगा। 79 का क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज द मोटो धर्मो रक्षति रक्षितः। तो ये बहुत फेमस है मोटो, रॉ का, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये फेमस मोटो है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लेड एंड सक्सेसफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ने सत्याग्रह
किया था बारदोली का, गुजरात में। तो 80 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है, with reference to the India and the Great Depression started in 1929, which of the following statement is correct? The depression adversely affected Indian trade. Yes, बिल्कुल। The depression adversely affected Indian peasants, farmers, export and import. Yes, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन भी सही है। द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द हाउ इंटीग्रेट द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम इन द अर्ली 20th सेंचुरी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 13th अगस्त 1990 फॉर द रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वाज डिसाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये पूछ रहा है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए जो मंडल कमीशन का जो अवार्ड था, अ, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, फाइनल जजमेंट जो था वो कब आया? तो ये 1992 में फाइनल जजमेंट आया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 83rd क्वेश्चन है। तो एज पर एग्नस मेडिसन्स बुक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत इन द परसेंटेज इन द वर्ल्ड जीडीपी पीपीपी ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स? तो उन्होंने एग्नस मेडिसन ने अपनी बुक में लिखा हुआ था कि एंशियंट टाइम से अगर हम मतलब लगाएं तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें, तो उस समय उनका ये अंदाजा था कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन 24.4% के आसपास था वर्ल्ड जीडीपी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 32%। तो चलिए ठीक है, अगले, ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नो डाउट। तो अभी तक हमने देखा कि 70 क्वेश्चन के आसपास हमने किया होगा, और इसमें हमने देखा है कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। 10 10 क्वेश्चन अभी तक तो हमें डिफिकल्ट मिले हैं, बिल्कुल। और 84th क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट वन एंड लिस्ट टू में हमको पेयरिंग करनी है। इसमें जो है स्पेशल मैरिज एक्ट, ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। द डाउरी प्रोविजन एक्ट जो था वो 1961 का है। इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट जो है, समान पे, जो था वो 1976 का था। और जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट जो था वो 1986 का है। तो इस तरह से हम अगर देखें, सही ऑप्शन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ए का सेकंड होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का फर्स्ट होगा एंड डी का थर्ड होगा। तो ऑप्शन ए ही सही होगा। 85th क्या कहता है कि which of the following basic values was accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to the deliberate on the Constitution of India? कौन सी चीजें पहले ही फिक्स कर ली गई थी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हाँ बिल्कुल फिक्स थी। द राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिल्कुल फिक्स था। द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बिल्कुल था। तो इसका सही ऑप्शन होगा 85 का डी। ये इजी क्वेश्चन था। 86th का देखें कि हु रोड द बुक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी? तो ये जो बुक थी, इसके राइटर थे धर्मपाल। तो 86th का सही ऑप्शन होगा ए। 87th देख लेते हैं कि which of the following is assured mainly by the fraternity in the preamble of the Constitution of India? फ्रेटर्निटी एक्चुअली अश्योर करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को। तो इसके ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 87th का। Being said, Indian judiciary suffer from luxurious litigation। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इसका आंसर मुझे लगता है कि 90% लोगों का तुक्के से ही सही हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली अब इतनी सारी चीजें कहाँ किसी को पता होती हैं। लेकिन 88th का ऑप्शन सी सही है। जस्टिस एनवी रमन्ना ने बोला था कि इंडियन जुडिशियरी इज सफरिंग फ्रॉम लग्जरियस लिटिगेशन, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज दैट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 89th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल? तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो फॉस्फोरस इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज नॉट अ बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो सेडिमेंट्री साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98th, which of the following organism convert inorganic substance into organic compound using sunlight in the presence of chlorophyll? तो ये सिर्फ काम ऑटोट्रोफस ही करते हैं।
90th का ऑप्शन ए है, ये इजी क्वेश्चन था। 91st क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर एनर्जी लेवल एंड शॉर्टर वेवलेंथ। किसकी एनर्जी ज्यादा है एंड वेवलेंथ शॉर्टर है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है गामा की, देन आफ्टर एक्स रे, देन आफ्टर यूवी रेज। तो उसके बाद फिर विजिबल रेडिएशंस एंड फिर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि वो एक्चुअली हिज क्वेश्चन इज सेइंग दैट अमॉन्ग द फॉलोइंग। 92nd क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव केमिकल अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। जो नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं वो इस ट्रॉपिक लेवल पे, तो इस फिनोमेना को हम बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो 92nd का जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा। 93rd क्वेश्चन है कि द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स एक्चुअली लिमिटिंग रिसोर्सेज। जितने रिसोर्स आपके होंगे और उसके हिसाब से अगर कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी कैरिंग कैपेसिटी ऐसा कहा जाता है। रिसोर्सेज के हिसाब से ये डिटरमाइन किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मीथेमोग्लोबिनेमिया इज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटेन्ड विथ। तो ये जो डिजीज होती है ये नाइट्रेट की वजह से होती है। वाटर में नाइट्रेट का कंटामिनेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 95th कहता है कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये इन्वायरमेंट के अब शुरुआत के ही चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम? एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीवन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फॉर 96th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97th कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल। लैंडफिल से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? जो ये मीथेन गैस है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं। तो 97th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 98th कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फूड चेन इन अ फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्लांट, डियर एंड लायंस। 99th क्वेश्चन कहता है कि इन द एनवायरनमेंट प्लास्टिक विल नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। तो एक्चुअली प्लास्टिक तो किसी के भी एक्शन से ये डिकम्पोज नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सही है डी। 100th क्वेश्चन क्या कहता है कि एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट इंक्रीज कार्बन एमिशन इंक्लूड। कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि कार्बन कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कार्बन एमिशन नहीं होता है? सोलर सेल से नहीं होता है, विंड मिल से नहीं होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। कि the green plants capture what percent of the sunlight energy and convert it into the food energy। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि 1% सन एनर्जी का ये कैप्चर करती है। आगे चलते हैं कि द चिपको मूवमेंट वाज स्टैग्नेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। इसके सही ऑप्शन होंगे 103 का ऑप्शन सी सही है। 104th क्वेश्चन देखते हैं कि आर द प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। कौन फर्स्ट लेवल पे होता है? तो ये ऑटोट्रोफस होते हैं फर्स्ट लेवल पे। 104th का ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये फिर मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो हाँ, तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा 104th तक, ये हमारा जीएस सेक्शन का एनालिसिस था। और इसमें से हमने लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास देखा होगा। जीएस के 75 क्वेश्चन हमने देखा। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस समाप्त होता है। हमने यहाँ पे लगभग 75 76 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें से मैं 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। अगर आपसे नहीं भी हुए तो भी कोई बात नहीं। और बाकी के जो 50 क्वेश्चन के आसपास आपसे मतलब उम्मीद है कि आपके सही होने चाहिए। जब हम सारे पार्ट्स का एनालिसिस कर लेंगे तो उसके बाद हम आपको एक एक क्राइटेरिया दे सकते हैं कट ऑफ का कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए।
लेकिन फिर भी मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपको अनुमान लगा के नहीं बैठना है, कयास लगा के नहीं बैठना है। इसकी कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है, इसकी कट ऑफ आपकी उम्मीद से नीचे भी आ सकती है। तो दोस्तों चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। हमें अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।